सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। हम इस चैप्टर को काफी जल्दी और इजी वे में कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके इजिली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस को समझ लेने से पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले आप फाइनेंस के बारे में समझे। द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड। सो बेसिकली फाइनेंस का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा। नेक्स्ट, बिजनेस फाइनेंस। आप सभी जने जानते हैं कि एक बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा बिना पैसे के, तो फाइनेंस बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, उसी को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो चलिए देख लेते हैं कहां कहां पर बिजनेस फाइनेंस की हमें नीड होती है। सबसे पहली चीज, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप मुझे बताइए कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, आपको प्लांट चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कैसे खरीदेंगे? विद द हेल्प ऑफ मनी, विद द हेल्प ऑफ फंड, राइट। तो वही चीज है कि जो बिजनेस का पैसा है वो ये सारी चीजें खरीदने में यानी कि फिक्स्ड एसेट खरीदने में लग जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। देन फिर आप इन्हीं चीजों का यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। एक बार फिक्स्ड कैपिटल लेने के बाद आपको बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। ये अप्रोक्सीमेटली काफी लंबे समय तक चल जाती है। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो आपको वो जो रॉ मटेरियल खरीदना है उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस यूज होता है। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हम कच्चा माल खरीदते हैं वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। तो चलिए इसको एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैंने एक स्टेशनरी शॉप खरीदी है जिसको मैंने 40 लाख में खरीदा है। वो जो 40 लाख मैंने खर्च करे हैं वो मेरे फिक्स्ड कैपिटल में काउंट होंगे, क्योंकि जो मेरी शॉप है वो एक फिक्स्ड एसेट है, काफी लंबे समय तक मेरे पास रहेगी। उसी के साथ साथ उस शॉप को चलाने के लिए जितना भी मैंने स्टेशनरी परचेज करा है वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। जैसे जैसे कंज्यूमर आएंगे वो मेरी स्टेशनरी को खरीदते जाएंगे और मेरी स्टेशनरी शॉप में से कम होती जाएगी। तो मुझे बार बार स्टेशनरी को परचेज करने के लिए एक्सपेंस करने पड़ेंगे, वो हो जाते हैं आपके वर्किंग कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल एक वेरिएबल फैक्टर है। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है वो फंड्स जो डे टू डे ऑपरेशन को कंडक्ट कराने में लगता है वो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल, अगर आप किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा, वेजेस भी आ जाएंगे, रेंट भी आ जाएगा एंड टैक्सेस भी आ जाएगा। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। सो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक कंपनी को ज्यादा फंड की जरूरत तब होती है जब उसको अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। यानी कि कंपनी जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील नहीं करना चाहती है, वो अलग अलग प्रोडक्ट में डील करना चाहती है। तो जब वो अपना पैसा अलग अलग प्रोडक्ट में लगा रही है उसको ज्यादा पैसा चाहिए। सो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस का यूज होता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सो यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि आपको समय के साथ चेंज होना पड़ता है, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को रन करने के लिए। जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर जो है वो मस्ट हो गया है हर बिजनेस में। तो कंप्यूटर एक मशीन है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको खरीदने के लिए हमें फंड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस का यूज हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, राइट। आपके बहुत सारी कॉस्ट होती है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, फिक्स एसेट कॉस्ट, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। सो यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है। सोर्सेज ऑफ फंड क्लासिफिकेशन। सो हम देखने वाले हैं फंड क्लासिफिकेशन के बारे में। फंड क्लासिफिकेशन को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ पीरियड, सेकंड वन इज बेसिस ऑफ ओनरशिप, थर्ड वन इज बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। सो जो फंड है वो पीरियड के बेसिस पे 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म, सेकंड वन इज मीडियम टर्म एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म। सो शॉर्ट टर्म, अगर बिजनेस में पैसा लगा है थोड़े टाइम के लिए यानी कि 0 से 12 मंथ के लिए, तो वो आता है शॉर्ट टर्म में। सो आप देख सकते हैं जैसे ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कमर्शियल पेपर, ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म में आती हैं।
नेक्स्ट है मीडियम टर्म। इसमें बिजनेस में पैसा लगा होता है 1 साल से लेके 5 साल तक। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंसिंग, ये सारी आइटम मीडियम टर्म में आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इसमें जो पैसा लगा होता है 5 ईयर से लेके 20 ईयर्स तक के लिए होता है और इसमें आपका आ जाता है इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, लोन, लोन फ्रॉम बैंक, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म वो पीरियड जिसमें 0 से 12 मंथ के लिए पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, मीडियम टर्म 1 से 5 साल तक और लॉन्ग टर्म 5 से 20 साल तक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक होता है ओनर्स फंड और एक होता है बोरोड फंड सोर्स। तो ओनर्स फंड में ओनर का खुद का पैसा आ जाता है, यानी कि वो पैसा जो मालिक खुद अपने पास से लगा रहा है उसको हम ओनर फंड में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी इंसान एक बिजनेस को रन करना चाहता है, वो थोड़ा सा पैसा खुद लगाता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो वो पैसा, वो कैपिटल जो मालिक ने खुद लगाई है वो ओनर्स फंड के अंदर आएगी। उसी के साथ साथ जो मालिक है वो एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है, जब बिजनेस चल रहा है बीच बीच में वो और भी पैसे डालता रहता है, प्लस अपनी सेविंग्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। तो ये सारी आइटम्स जो है वो ओनर्स फंड का पार्ट होती है। इसमें इक्विटी शेयर एंड रिटेन शेयर आ जाते हैं। नेक्स्ट बोरोड फंड सोर्स। तो बोरोड फंड सोर्स क्या होता है, आपने कहीं से बोरो कर रखा है पैसा, यानी कि आपने कहीं से लोन पे ले रखा है पैसा, वो पैसा जो लोन पे लिया जाता है उसी को हम बोरोड फंड कहते हैं। अब हो सकता है कि जब आप लोन ले रहे हो तो वो बैंक से ले लें या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले लें या डिबेंचर से ले लें, तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं बोरो करने के, तो वो सारे सोर्सेज बोरोड फंड के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी कि आपने कंपनी के अंदर से ही पैसा जो है वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर, कैपिटल और रिटेन अर्निंग आ जाती है। वहीं पे एक्सटर्नल सोर्स होता है, आपने कहीं बाहर से पैसा लिया है, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, कोई भी फैक्टर हो सकता है। वो पैसा जो बाहर से लिया जा रहा है वो आपका एक्सटर्नल सोर्स है और वो पैसा जो आप अंदर से ले रहे हैं, विद इन अ कंपनी ले रहे हैं, उसको हम इंटरनल सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, शेयर। सो स्टूडेंट, आप सभी जने जानते हैं कि एक बिजनेस चलाना आसान नहीं होता है, आपको कैपिटल की जरूरत होती है और सारा पैसा आप खुद नहीं लगा सकते हो। और एक बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा लगाता भी नहीं है, वो लोगों को इनकरेज करता है कि वो उसकी कंपनी में पैसा लगाएं। सिमिलरली ये जो लोग हैं, हम इनको इनकरेज करेंगे कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए और हम बदले में आपको शेयर देंगे। तो शेयर क्या होता है, शेयर ना एक पेपर होता है कि ये कंपनी का शेयर इतना परसेंट एट रेट ऑफ इतने रेट से पर्सन को दे दिया गया है। तो कंपनी इनको ये पर्चा देती है जिसको हम शेयर बोलते हैं और बदले में ये जो लोग हैं ये कंपनी को पैसा देते हैं। जब ये कंपनी को पैसा देते हैं तो ये कंपनी के ओनर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 70% जो कंपनी है वो मेरी है और 30% जो है वो इन लोगों की हो चुकी है आफ्टर परचेजिंग द शेयर। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो शेयर को इशू करके रेस करी जा रही है उसी को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। हमने शेयर इशू करे, बदले में हमें पैसा मिला, यही चीज शेयर कैपिटल कहलाती है। तो शेयर क्या होते हैं, The capital of a company is divided into small unit called share। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में थोड़ा सा पैसा मैंने लगा दिया, थोड़ा सा इनसे ले लिया, तो ये जो मेरी कैपिटल है कंपनी की वो अलग अलग स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो गई है, उसी को हम शेयर बोलते हैं। तो शेयर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने समझा कि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, वो पब्लिक को अप्रोच करती है, पब्लिक को बोलती है कि हमसे शेयर ले जाओ और आप हमें पैसा दे दो। वो पब्लिक जो पैसा लगाती है उन्हें हम शेयर होल्डर बोलते हैं। और शेयर होल्डर भी ना अलग अलग तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बहुत सेफ शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका जो रिटर्न होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है और वो कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि कितना इनको फिक्स रिटर्न मिलेगा। सपोज 1000 में से आप सिर्फ और सिर्फ 200 फिक्स कर दो, तो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा है, कंपनी की ड्यूटी बनती है कि इन्हें 200 रुपए तो डेफिनेटली सालाना मिलते रहे। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्स्ड अर्निंग से मतलब होता है। कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा रही हो, इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी तय करी गई रकम ही मिलेगी, विच इज 200। और चाहे कंपनी को लॉस हो रहा हो तब भी कंपनी को इन्हें 200 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। वहीं पे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी अर्निंग फिक्स नहीं होती है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा और कंपनी चाहेगी कि वो अपना डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट बांटना चाहती है,
तो ही मिलेगा इन्हें, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट को अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए रख लेती है और इक्विटी शेयर को नहीं बांटती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटने में झिझकती भी नहीं है और काफी ज्यादा प्रॉफिट बांट देती है। जैसा हम समझ सकते हैं कि सपोज एक कंपनी को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 200 रुपए तो प्रेफरेंस शेयर के थे, तो इक्विटी को कितना मिला? 800 रुपए। सो आप देख सकते हैं कि कभी कभार तो इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर से बहुत ज्यादा भी मिलता है और कभी कभार ऐसा भी सिनेरियो होता है कि इक्विटी शेयर को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन कंपनी कोशिश करती है इक्विटी शेयर को खुश रखने की, बिकॉज ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर काफी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतनी ही ज्यादा इनकी इनकम होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब एक कंपनी बंद होती है, यानी कि कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, तो सबसे पहले जो पे ऑफ करा जाता है वो प्रेफरेंस शेयर को पे करा जाता है। तो चलिए इनके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो प्रेफरेंस शेयर को दी जाती है और उसके बाद इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस दी जाती है। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ होता है शेयर होल्डर्स के पास। प्रेफरेंस शेयर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। रिस्क सबसे ज्यादा लेता है शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर बहुत कम मात्रा में रिस्क लेता है। रेट ऑफ रिटर्न फ्लक्चुएट करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी कम भी होता है, कभी नहीं भी मिलता है। वहीं पे प्रेफरेंस शेयर को फिक्स डिविडेंड यानी कि फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर्स जो है उनका कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के ऊपर। वहीं पे प्रेफरेंस शेयर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है मैनेजमेंट के ऊपर।